अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नया नावल जिसका नाम है पत्थरों की बस्ती में। नावल को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का नावल पत्थरों की बस्ती में। इसे कहना दिसंबर लौट आया है। हवाएं सर्द हैं और वादियाँ भी धुंध में गुम हैं। पहाड़ों ने बर्फ़ की शाल फिर से ओढ़ रखी है। सभी रास्ते तुम्हारी याद में फिर पुरनम लगते हैं। जिन्हें शर्फ़ मुसाफ़िर था, वो सारे कार्ड्स, वो परफ्यूम, वो छोटी सी डायरी, वो टेरेस, वो चाहे जो हमने साथ में पी थी, तुम्हारी याद लाते हैं, तुम्हें वापस बुलाते हैं। इसे कहना कि देखो यूँ सताओ ना, दिसंबर लौट आया है, सुनो तुम लौट आओ ना। ठंड अच्छी खासी बढ़ गई थी और वो गर्म शाल से महरूम बार बार अपने बाजुओं को अपने जिस्म के गिर्द लपेटती अरसलान का इंतज़ार कर रही थी, जो इसे भूल कर न जाने कहाँ निकल गया था। स्टेज पर अब इसकी दोस्त निम्रा के हाथों पर मेहंदी लगने के साथ बाकायदा रस्म का आगाज़ हो गया था। वो हजूम बढ़ जाने के बाद स्टेज से उठाई थी और अब घर वापसी के लिए पर तोल रही थी, मगर इसका भतीजा अरसलान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बेबसी से वो करीब पड़ी कुर्सी पर टिक गई जब अचानक इसका सेल बज उठा। स्क्रीन पर सारा का नंबर इसके नाम के साथ जगमगा रहा था। कैफिया ने कॉल पिक करने में एक लम्हा नहीं लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसी हो? दूसरी तरफ वो चहक रही थी। कैफिया के लब भी मुस्कुरा उठे। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है गाँव की ज़िंदगी? A1 फर्स्ट क्लास। तुम आओ ना यार, सच्ची गाँव आकर पता चला है कि ज़िंदगी का असल लुत्फ़ क्या है। हाँ भाई, हर चीज़ खालिस जो मिलती है वहाँ। मुझे याद तो नहीं किया होगा इन 6-7 दिनों में। सर्द आ भरकर वो अब इससे गिला कर रही थी। दूसरी तरफ सारा इसके मासूम से गिले पर धीरे से मुस्कुरा दी। पागल है तू भला, ऐसा मुमकिन है कि मैं कहीं भी रहते हुए तुझे याद ना करूँ? हाँ, मुमकिन तो नहीं है, मगर तेरा पता कहाँ चलता है। खैर, अपने हीरो की सुनाओ, क्या हाल हवाल है? हाल अहवाल क्या होने हैं यार, यहीं गांव के करीब पोस्टिंग हो गई है इसकी। हर दूसरे दिन टपका रहता है, ऊपर से ऐसी शरारती निगाहों से देखता है कि अच्छी भली लड़की होकर कंफ्यूज हो जाती हूँ। किसी दिन ज़िया भाई ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। क्या शामत आएगी? पुलिस अफसर हैं जनाब तेरे, वो कोई मामूली मुजाहरा नहीं जो शामत आ जाएगी। वो फ़ौरन इसके दिफा में बोली थी। सारा शर्मीले से अंदाज मुस्कुरा दी। और हाँ, ये जो गाँव की ज़िंदगी की खूबसूरत कसीदे पढ़ रही है ना, तो इसकी वजह ये भी समझ आ रही है मुझे। बस रहने दे, अब ऐसे भी सरखाब के पर नहीं लगे इसमें। तुझे तो यूं ही शौक रहता है इसकी कसीदा खाने का। खैर, क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, निम्रा की मेहंदी की तकरीब में आई बैठी हूँ। तुम क्यों नहीं आई? जो सवाल सबसे पहले पूछने का था, इसका मौका आखिर में मिला था इसे। बस यूं ही यार, तुझे तो पता है मेरे भाई कितने सख्त हैं। गाँव आकर तो दहलीज से बाहर कदम रखने की इजाज़त भी नहीं मिलती। खैर, तू तकरीब इंजॉय कर, मैं ज़रा चाय बना लूँ, भाई वगैरह बस आने ही वाले होंगे। जल्द ही गुफ्तगू समेटकर इसने कॉल ड्रॉप कर दी तो कैफिया फिर से अरसलान का नंबर प्रेस करने लगी। इसी अवस्था में अचानक इसकी तवज्जो अपने से कुछ ही फासले पर बैठी छोटी सी बच्ची और इसके गोद में चढ़े बमुश्किल 2 साल क्यूट बच्चे की जानिब मबजूल हुई थी, क्योंकि बच्चा जिद में इसकी आंखों के सामने बच्चे की गोद से मसल कर ज़मीन पर गिर पड़ा था और अब हलक फाड़ कर रो रहा था। मगर वहाँ इसकी तरफ तवज्जो होने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि तकरीब में मौजूद लगभग सभी लोग स्टेज पर जारी मेहंदी की रस्म में मसरूफ़। अरसलान का नंबर ऑफ मिल रहा था और इधर बमुश्किल 6 साल बच्ची ज़मीन पर गिरे हुए बच्चे को उठाकर संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्चा अपनी जिद में इसके काबू में नहीं आ रहा था। तब मजबूरन अपने गद्दाज दिल के बायस इसे अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ी थी। बेटे, भाई इतना रो रहा है, जाओ मम्मा को बुला कर लाओ। मम्मा कहाँ है आपकी? झुककर ज़मीन पर एड़ियां रगड़ते बच्चे को ज़बरदस्ती ऊपर उठाते हुए इसने बच्ची से कहा था। जब वो हैरानी से पलके झपक झपक कर इसकी तरफ देखती आहिस्ती से सर झुका गई। मेरी मम्मा नहीं है। अरे क्यों? मेरा मतलब है कहाँ गई आपकी मम्मा? बच्चे की मासूमियत से कहने पर वो फौरी तौर पर कुछ ना समझ सकी, तभी वो बोली, अल्लाह मियाँ के पास। ओह वेरी सैड, सॉरी बेटे, मुझे मालूम नहीं था। यहाँ किसके साथ आई हैं आप? गड़बड़ाकर वजाहत देते हुए वो बंजों के पल नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। पापा और दादों के साथ। दादों की तबीयत ठीक नहीं है, पापा उन्हें रूम में छोड़ने गए हैं और ये साथ इनके पास जाने की जिद कर रहा है। बच्चे की उम्र कम थी, मगर जहानत काबिल रश्क थी। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहती, कोई तेज़ तेज़ कदमों से चलता इनके करीब आ गया। हुरैन कैफे की पुश्ती आने वाले की तरफ लहजा नहीं देख सकी थी, मगर बच्ची अपने नाम की पुकार पर ज़रूर आने वाले की तरफ मुतवज्जह हुई थी। जी पापा, साथ क्यों रो रहा है? चटती सी नज़र कैफे पर डालते हुए इसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में घुसाए थे। कैफे चाहते हुए भी पलटकर इसके चेहरे पर फैली बेजारी ना देख सकी। पापा साद आपके पास जाने की जिद कर रहा था, हुरैन वजाहत दे रही थी। कैफिया साद को आराम से कुर्सी पर बिठाते हुए खुद उठ खड़ी हुई। ओके बेटा, मैं चलती हूँ, अपना और भाई का ख्याल रखा करें। बच्चे के गाल को नरमी से छूकर वो तेजी से पलट आई।
आई, जबकि इसकी पुश्त पर खड़े अजीम हैदर लगारी ने फौरन लपक कर बेटे को गोद में लिया और इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। गुजरते हर दिन के साथ ठंड बढ़ रही थी। वो शाम के कहरे होते बड़ी भाभी की पुकार पर डाइजेस्ट फेंककर दो दो सीढ़ियां फलांगती नीचे सेन में उतर आई, जहां आज फिर सालार अफंदी खूब फैलकर बैठा इसके बड़े भाई के साथ गप्पे लड़ा रहा था। कहने को वो खासा मेच्योर ऑफिसर बंदा था, मगर सारा के साथ इसकी छेड़छाड़ और बचकाना हरकतें देखने से ताल्लुक रखती थी। वो खुद उठ खड़ी होकर हुई, जितना इसके सामने से दूर भागती थी इतना वो करीब आकर इसे जिज करता। इसी वक्त भी इसने देखकर मुंह फेरते हुए बड़े दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया था। सारा, मैंने सालन तैयार कर लिया है, तो जल्दी से रोटी डाल ले, सालार भाई आए हुए हैं, तेरी भाई के साथ ही खाना खाएंगे। जूही इसने बावर्ची खाने में कदम रखा, भाभी का हुक्मनामा शुरू हो गया। वो तब कर होंठ बेच गई, क्योंकि सामने बैठे बड़े भाई और सालार अफंदी की मौजूदगी में इसने इनसे कुछ भी कहना मुमकिन नहीं था। इसे हुक्म सुनाकर अगले ही पल वो बावर्ची खाने से बाहर निकल गई। तो सारा ने जले दिल के साथ पीढ़ी संभाली, क्योंकि सालार की नज़र सीधी इसके लिए ली हुए चेहरे पर पड़ रही थी और वो इसे चढ़ाने के लिए मुस्कुरा रहा था। और सुना, वो बाबा हकीम के बेटे वाले केस का क्या बना? ज़िया भाई चौंके, इसके मामूजाद सालार अहमदी से भी कुछ 7 साल बड़े थे, लिहाजा इसके साथ भी इनका सलूक बुजुर्गाना ही था, जिसे वो कतई महसूस नहीं करता था। इस वक्त भी इनके सवाल पर वो संजीदगी से बोला था, बनना क्या है भाई? मैं साल कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। मेरे आने से पहले ही मुद्दइयों ने केस खड्डे लाइन लगवा दिया, अब क्या हो सकता है? हाँ, तो कुछ नहीं हो सकता, मगर बड़ी ज्यादती हुई है बेचारे के साथ, एक ही बेटा, वो भी कतई बेकसूर। सही कहते हैं कहने वाले, ये पैसा बड़ी जालिम चीज़ है। सजावर को फांसी के तख्ते से बचा लाए और बेकसूर को सारी उम्र जेल में सड़ा दे। बंदा किससे गिला करे, कहाँ इंसाफ मांगने जाए? इनके लहजे में दर्द था। सलार इनकी रहमदिली के एहसास से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। बस भाई, दुनिया का यही दस्तूर है, अब मैं और आप कितने लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं? यहाँ तो हर फील्ड में काली भीड़ में मुंह छुपाए बैठी हैं। आला अफसरान तक बात पहुंचती ही नहीं और नीचे जिंदगियों के फैसले हो जाते हैं। जरा सी बेटों के होने से रिपोर्ट आपके हक में और ना होने से रिपोर्ट मुखालिफ पार्टी के हक में, कौन देखता है ऐसी बेईमानी? ज़रा सा कलम ही तो चलता है। बहरहाल अब मैं चलता हूँ, आप फारिग हों तो कभी भाभी के साथ घर का चक्कर लगाइएगा। तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठ खड़ा हुआ तो सारा ने शुक्र का कलमा पढ़ा। खाना खा कर जाना सालार भाई, इन भाभी ने फ़ौरन रोकने की कोशिश की थी, मगर वो माजरत कर गया। रोटी डाल रही है। इसे उठते देखकर ज़िया भाई ने, कल से ही आज कहीं जाना है, थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। अच्छा फिर खुदा हाफिज़। इसे शायद कुछ याद आ गया था, इसलिए फ़ौरन उठकर अंदर कमरे में नमाज़ पढ़ती फ़ायज़ा बेगम से प्यार लेकर सरसरी सी निगाह चलते हुए बावर्ची खाने में बिल्कुल सामने पीढ़ी पर बैठी सारा पर डालते हुए भी वो सूरत से घर बाहर निकल गया। सारा, नायाब और कैफिया हमदानी की दोस्ती बचपन ही में से गाँव में परवान चढ़ी थी। सारा की वालदा कैफिया की वालदा की बहुत अच्छी दोस्त थी और इनके वालिद का भी आपस में काफ़ी मिलना मिलाना था। यही वजह थी कि दोनों घराने बिला रोक टोक एक दूसरे के घर आते जाते थे। सारा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी और 3 बड़े भाइयों की वाहिद बहन थी। इसके दादा वसी ज़मीनों और बागात वगैरह के साथ शहर में कई मकानात के मालिक थे। इनके रहलत के बाद इनकी सारी जायदाद इसके वालिद साहब के हिस्से में आ गई, क्योंकि वो अपने वालिद के इकलौते वारिस थे। अब चूंकि इसके वालिद की भी रहलत हो चुकी थी, तो सारी जायदाद इसके भाइयों के कब्जे में आ गई थी। वालिद की ज़िंदगी तक इसकी इनकी बड़ी पुरआसाइश थी। इसे पढ़ लिख कर कुछ कुछ बनने का शौक था, मगर इसके भाई इसकी प्राइमरी के बाद तालीम के हक में नहीं थे। इनका बस ना चलता था कि आगे पढ़ने की ख्वाहिश करने पर वो इसकी सांसें रोक देता। हम इसके वालिद ने इनका साथ दिया। अपने बेटों की मर्जी के खिलाफ उन्होंने इकलौती बेटी की ख्वाहिश पर ना सिर्फ इसे आला तालीम हासिल करने की इजाज़त दी, बल्कि शहर में इसके क़याम के लिए हॉस्टल में रहने की इजाज़त भी दे दी, जो कम अज़ कम इसके भाइयों के लिए किसी तौर काबिल बर्दाश्त बात नहीं थी। मगर मुसीबत ये थी कि तीनों में से कोई भी बाप के फैसलों में टांग अड़ाने की जुर्रत नहीं रखता था। सलार इसकी फुप्पो का छोटा बेटा था। इसकी फुप्पो इसके वालिद से छोटी थी और उनके बस 2 बेटे ही थे। बड़ा आर्मी में था और हर 6 माह के बाद मुख्तलिफ शहरों में इसकी पोस्टिंग होती रहती थी। सालार को पुलिस लाइन में दिलचस्पी थी, लिहाजा वो इसी लाइन की तरफ आ गया था। कैफी हमदानी के वालिद प्रोफेसर थे, लिहाजा अपनी सहूलत के लिए रोज़ाना शहर से गाँव का सफ़र तय करते हुए उन्होंने शहर में ही घर तामीर करवा लिया था। और जो मैट्रिक से पहले ही कैफिया से छोड़कर शहर चली गई। मैट्रिक के बाद कॉलेज में दोबारा दोनों का मिलाप हुआ था। कैफिया का सिर्फ एक बड़ा भाई था, जो इससे तकरीबन 10-15 साल बड़ा था, लिहाजा इनके बच्चे भी इसके बराबर आ गए थे। इसके वालिदैन चूँकि इसके बचपन में ही वफात पा चुके थे, लिहाजा शुरू से ही इसके मिजाज में हसासियत दर आई थी। किसी को भी मुश्किल में देखती तो आंखें भर आती। नरम दिली और मुरव्वत जैसे इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। अभी इनका बीए क्लियर भी नहीं हुआ था कि सारा के वालिद की वफात हो गई। वो एनुअल दिए बगैर वालिद की वफ़ात पर घर आई, तो फिर इसके भाइयों ने दोबारा से शहर का रास्ता देखने ही नहीं दिया। वो जो कि अपने वालिद के साथ साथ भाइयों से भी बहुत प्यार करती थी, लिहाजा इनके हुक्म पर बिना चूं चराम आराम से घर बैठ गई। सलार ने इस मौजू पर एक दोबारा से बात करने की कोशिश की थी, मगर वो इसके हाथ ही ना लगी। ये नहीं था कि इसे सलार अच्छा नहीं लगता था, वो इसे पसंद करती थी, मगर अपनी पसंद से ज़्यादा इसे अपने भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल था। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी कि जिससे इसके भाइयों की राय इसके बारे में ख़राब होती। यही वजह थी कि जब भी सलार इसकी राह रोकता
या इसे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता तो वो सख्ती से इसे निपट कर रख देती। तालीम छोड़ने के बाद गाँव में इसका ज़्यादातर वक्त माँ की खिदमत में या घर के काम काज ही में बसर होता। इस शाम भी माँ के हुक्म पर वो सालार के घर की तरफ आई थी इसे गाजर का हलवा देने, क्योंकि वो कई रोज़ से इनके घर नहीं आया था। इस वक्त भी वो घर नहीं पहुंचा था, लिहाजा थोड़ी देर बैठ कर उठाई थी, मगर अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि रास्ते में मिल गया। सारा का दिल इसे सामने देखकर तेजी से धड़का था, मगर बज़ाहिर वो बेनियाजी का मुजाहरा करती चलती रही। तभी इसकी सरकारी गाड़ी के टायर ऐन इसके कदमों के करीब चरचराए। ये क्या बदतमीजी है। हस्बे मामूल इसकी शरारत पर खफा होते हुए वो तब उठी थी। सालार की नकियों से इसकी तरफ देखते धीरे से मुस्कुरा दिया। खैरियत, इस टाइम कहाँ से आ रही हो। इसकी खफगी भरे सवाल को इसने अहमियत नहीं दी थी। कहीं से नहीं, रास्ता छोड़ो मेरा। वो जितना घबरा रही थी, सालार को इसे तंग करने में इतना ही मज़ा आता था, क्योंकि बचपन से वो इसे पसंद करता आ रहा था। मगर सारा इस बात से कतई बेखबर थी। अगर ना छोड़ूं तो। गाड़ी से निकलकर ऐन इसके सामने खड़े होते हुए पूछ रहा था। सारा का दिल और तेज़ी से धड़क उठा। मुझे देर हो रही है, अम्मा परेशान हो रही होंगी। अम्मा की परेशानी का इतना ख्याल और मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं। सच शुक्र कि वो रास्ता ज़्यादा आबाद नहीं था, वरना आते जाते कोई देख लेता तो अच्छी खासी कहानी बन जाती। सारा हकीकी मानों में परेशान हो उठी थी, जबकि वो पुरशौक निगाहों से इसके घबराए घबराए से चेहरे को देख रहा था। सालार प्लीज़। बिलाखिर भीगी पलकें उठाकर इसने मुल्तजी अंदाज में इसकी तरफ देखा, मगर वो टस से मस ना हुआ। एक शर्त पर रास्ता छोड़ूंगा। कैसी शर्त। वो मौका का फ़ायदा उठा रहा था और इधर सारा की जान पर बनी हुई थी। पहले वादा करो कल घर मिलने आओगी। पागल हो गया हो क्या। भाई रोज़ आने जाने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चलो फिर ठीक है, आज कुदरत ने तुमसे दो दो हाथ करने का मौका फराहम कर दिया है, तो क्यों ना यही फ़ायदा उठा लूँ। इसकी आंखों में शरारत थी। सारा के हाथ सर्द पड़ गए। सलार, मैं कह देती हूँ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अच्छा, मसलन कैसे। आदत के मुताबिक इसे सारा नायाब को तंग करने में मज़ा आ रहा था, जबकि वो रुहासी हो रही थी। और फिर जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, वो इस पर झपटी और इसे शाने के करीब से इतनी ज़ोर से काटा कि वो बुलबुला उठा। ऐसे। इसके धक्का देने पर कुछ जताती निगाहों से इसकी तरफ देखती हुई वो संभल कर तेज़ी से आगे बढ़ गई, जबकि वो इसके इस कदर जारहाना अंदाज पर दांत पीस कर रह गया। बदतमीज़। वो गहरी नींद सो रही थी और गाड़ी का मुसलसल बजता हारन इसकी मीठी पुरसकून नींद में खलल डाल रहा था। तकरीबन 5 मिनट मुसलसल बजते हारन ने इसकी पुरसकीन नींद को बुलाकर ख़त्म कर दिया। वो खासे कोफ्त भरे अंदाज में उठकर बैठी थी। बदतमीज़ जाहिल, पता नहीं कैसे पेंडू को अल्लाह ने गाड़ी दे दी, जो जान का अजाब बनने पर तुला हुआ है। अपने रेशमी बाल दोनों हाथों से समेटते हुए बिस्तर से उठकर बाई रोड की जानिब खुलने वाली खिड़की की तरफ बढ़ आई। पिछले 4 रोज़ की मानद इस वक्त भी इसके घर के ऐन सामने वाले बंगले के बड़े से गेट के सामने गाड़ी खड़ी थी और कोई हार्न पर हाथ रखकर इसे हटाना भूल गया था। एक नंबर का लोफर आवारा शख्स है। भला ये कोई वक्त है घर वापसी का। ऊपर से नवाबियत देखो अपने घर के अफराद का, नहीं तो कम अज़ कम मोहल्ले वालों के सुकून का ही ख्याल कर ले। मगर इतनी तमीज़ अल्लाह ने दी हो तब ना। गुस्से में अपने नाखन चबाते हुए जाने क्या क्या बोले जा रही थी। फजर की अजान में बस कुछ ही वक्त बाकी था, लिहाजा तहज्जुद की नमाज की नियत से वज़ू करने वाशरूम में घुस गई। 4 नवाफिल की अदायगी के बाद एक अजीब सी नूर भरे सुकून ने जैसे इसे अपने सार में ले लिया। वो वहीं मुसल्ले पर बैठी फजर की अजान तक मुख्तलिफ आयात का विर्द करती रही, फिर फजर की नमाज मुकम्मल यकसुई से अदा करके कुछ देर कलाम पाक की तिलावत की और फिर कमरे से निकल आई। नीचे किचन में हस्बे मामूल भाभी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी और इनका सबसे छोटा बेटा किचन ही में इनके पास खड़ा उठलाते हुए जाने किस चीज़ की फरमाइश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, तला क्यों रो रहा है। भाभी इसकी पुकार पर फ़ौरन चौंक कर पलटी। अब हाथ फारिग हो गए तो ही मौसूफ के लिए मैं आटा गूंद रही थी और ये सब आमलेट के लिए ज़िद कर रहे हैं। अब हाथ फारिग हों तो ही मौसूफ की फरमाइश पूरी कर सकूंगी। हाँ हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। ये अपने तला साहब दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं होते जा रहे। एक छोटी सी धप अपने नन्हे मुन्ने भतीजे की पुश्त पर रसीद करते हुए इसने अपनी सादा सी भाभी के शिकवे को खूब एंजॉय किया था। फिर इनके फारिग होने से कबल ही इसने आमलेट बनाकर भतीजे साहब की फरमाइश पूरी कर दी। भाभी, ये सामने बंगले में कौन जाहिल लोग आकर ठहरे हैं। भतीजी की टेंट बंद होते इसने भाभी से पूछा था, क्योंकि कल रात की बेरामी से भतीजे को रोते देखकर फिर याद आ गई थी। भाभी ने इसके सवाल पर हल्का सा कहका लगाया था। अरे जाहिल, कहाँ खासी पढ़ी लिखी फैमिली है बेचारी। जैनब बी के शोर PIA में 22 ग्रेड के ऑफिसर थे। चंद साल पहले इनकी रहलत हो गया। बकलौता बेटा सुना है PIA में पायलट है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मौसूफ के। अभी कुछ अर्से पहले ही इसकी बीवी की भी अचानक वफात होगी, इसलिए खासा सरफिरा हो गया है। सुना है बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से, मोहब्बत की शादी थी। ओह वेरी सैड। वैसे आपको ये सारी मालूमात कहाँ से हासिल हुई। बहुत अच्छी खातून है ज़ैनब भी, तुम इनके चेहरे पर बिखरा नूर देखो ना। कैफ तो सच हैरान रह जाओ। हर वक्त वज़ू में रहती हैं और अल्लाह को याद करके रोती रहती हैं। इन्हें देखती हूँ तो लगता है कि जैसे हम बस ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। भाभी ज़ैनब भी से खासी मुतासर दिखाई दे रही थी। वो तहदी अंदाज में सर हिलाकर रह गई। सारे दिन कमरे में घुसी बेकार कामों में वक्त बर्बाद करती रहती हो। कभी लगा लिया करो इधर का चक्कर, ज़रा दिल ही बहल जाएगा बेचारी बूढ़ी औरत का।
हाँ देखूंगी। इनके बेटे ने पिछले 4 रोज से सारे मोहल्ले वालों की नाक में दम किया हुआ है। इसकी शिकायत तो लगानी ही है। अपने भतीजी की प्लेट से ऑमलेट का छोटा सा टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए इसने तफसीलन ज़ैनब बी के बेटे की हरकत से मुतल्लिक तमाम तर शिकायत इनकी गोश गुजार कर दी थी। जिस पर एक मरतबा फिर वो कहका लगाते हुए खुद भी अपनी डिस्टर्बेंस का इजहार करती अपने और कैफे के लिए चाय का पानी रखने लगी। सलार पुत्र, मैं पिछले कई रोज से तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही थी, तुम आए क्यों नहीं? सारा की बदतमीजी के बायस इस बार सलार ने कई रोज़ बाद अपनी फुप्पो फायजा बेगम के घर का चक्कर लगाया था, जिस पर वो इससे शिकवा को ना थी। ताम वो अब वो ने क्या बताता कि क्यों नहीं आ रहा था। तभी सर झुकाकर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, कुछ मसरूफ़ था फुप्पो, 2-3 केस ऐसे चल रहे थे कि घर जाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। बहरहाल खैरियत तो थी ना? कौन सी ज़रूरी बात करना चाह रही थी आप? है एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तुमसे कहूँ। इनके तीनों बेटे ज़िया, रियाज और शाहिद किसी झगड़े की पंचायत में मसरूफ़ होने के बायस अभी तक घर नहीं आए थे और फायजा बेगम ने इस वक्त का फ़ायदा उठाया था। सारा अलबत्ता अपनी भाभी के साथ जानबूझकर बावर्ची खाने में मसरूफ़ हो गई थी। कहे ना पप्पो, मैं सुन रहा हूँ। इसके इसरार पर कुछ उलझती निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए फिर सर झुकाती थी। सलार, तुम तो जानते हो पुत्र, सारा मेरी इकलौती धी है। जैसे मैंने और तुम्हारे महरूम पप्पा ने बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद रब सोने से पाया था, तुम्हें यह भी मालूम है कि मैंने और तेरे महरूम पप्पा ने इसकी सगाई तेरे जैसे सोने गबरू पुत्र के साथ इसलिए तय की थी कि हमारी धी इस आंगन से रुखसत होने के बाद भी सदा सुखी रहे। जी पुप्पो, मैं जानता हूँ, लेकिन बात क्या हुई है? क्या अब आप सारा की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहती? ऐसी बात नहीं है बेटे। इसकी उलझन भरे अंदाज पर जरा सी देर को उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उनकी पुरनूर आंखों में आंसू टपकते दिखाई देखकर वो बेकरार हो उठा। पप्पो, आप रो क्यों रही है? आखिर बात क्या है? वो अच्छा खासा परेशान हो उठा था। फायजा बेगम अपने बहते आंसू पी लिए। सालार पुत्र, वक्त बड़ा जालिम आ गया है। रुपए पैसे की हेवस ने सारे रिश्तों की खूबसूरती और एहतराम को निगल लिया है। मुझे लगता है जैसे मेरे मासूम धी भी इस अजदे की भूख की नजर हो जाएगी। वो बहुत मध्यम आवाज के साथ बोल रही थी। सालार का दिल अंदेश अनजाने से खदशे के एहसास से धड़क उठा। आप कहना क्या चाहती हैं फुप्पो? वही जो मुझे नहीं कहना चाहिए सालार। तुम अभी इनकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बैरूनी दरवाजा ठक से खुला और अगले ही पल रियाज और शायद खासे खुशगवार मूड के साथ घर आए। अंदर चले आए। ये लोग आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। कल या परसों चक्कर जरूर लगाना। अपने बेटों को आता देखकर वो अचानक बौखला सी गई थी, जिस पर सलार मजीद उलझ कर रह गया था। इससे पहले कि वो इनसे कुछ पूछता, शायद नकल करता वहीं फायजा बेगम के कमरे में चल आया। या मेरा यार आया हुआ है, बड़े दिनों के बाद शक्ल दिखाई तूने, कैसी चल रही है तेरी थानेदारी? ऐसे बगलगीर होकर सलार के मजबूत वजूद को अपनी ताकतवर बाहों में कहते हुए इसने पूछा था, तो मजबूरन सलार को दिखावे की मुस्कुराहट लबों पर सजानी पड़ी। अच्छी चल रही है। तू सुना, कहाँ मसरूफ रहता है आजकल सारा दिन? कहाँ होना है यार? इन कमी कमी लोगों के झगड़े खत्म नहीं होते। वो असलम लोहार नहीं है, इसकी बेटी की किसी ने इज्जत खराब करके लाश मेरे यार राशिद के खेतों में फेंक दी। सारे गांव इस पर शक कर रहा था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ इसकी। शायद के लहजे में गहरा सुकून और फख्र था। सालार के नकियों से देख रहा था। ऐसे कैसे छुड़ा कर आए हो जान? कैसे छुड़ानी थी यार? इन कमीन भूखे नंगे लोगों को जब तक उनकी औकात याद न दिलाओ ये सीधी राह पर नहीं आते। मेरा ख्याल था कुछ रुपए पैसे से बात बन जाएगी, मगर वो साली असलम लोहार की बीवी बात मान नहीं रही थी। घूम गया मेरा मीटर और मैंने सारा केस खुद इन दोनों मियाँ बीवी पर डालकर अंदर करवा दिया इन्हें। अब देखूंगा कैसे चिड़चिड़ करती है मेरे सामने। सलार को इससे ऐसे जवाब की तवक्को थी, लिहाजा लब बेंच कर रुख फेर गया। ज़िया भाई और रियाज भी इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो फायजा बेगम को तसल्ली देकर सेन में इनके पास आ बैठा। आज शहजादे, सुना है आजकल बड़ी नेकी और भलाई की मुहिम पर लगा है। ख्याल रखना यार, पानी में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर नहीं लेता। और तेरी जो नौकरी है इसमें तो वैसे भी ईमानदारी नहीं चलती। बंदा ज़्यादा सीधा होकर चले तो मुंह के बल गिरना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? रियाज भाई ने इसकी पीठ थपकते हुए हजार बार पहले की हुई नसीहत इसके कान में ढेली। जैसे वो मामूल के मुताबिक सुनी अनसुनी करते हुए सर झटक गया। मुझे जैसे चंद अफसरान की नेकी और भलाई से कुछ नहीं होता रियाज भाई। जितना जहर इस मुल्क की जड़ों में फैल चुका है, इसके लिए बड़े पैमाने पर सफाई की ज़रूरत है। आप इत्मीनान रखिए, अभी इन छोटे मोटे देहातों में आप जैसे बायसर ज़मींदारों की ताकत का सूरज डूबने वाला नहीं। इसकी संजीदगी से कई बात पर रियाज वडेरा ने बड़ा बेढंगा कहका लगाया था। वो इनके करीब से उठकर किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। भाई एक गिलास पानी मिलेगा? भाभी एक गिलास पानी मिलेगा? नज़र में चावल पकाती सारा के तपे हुए चेहरे पर जमाकर वो बाजार ज़िया भाई की बीवी ज़ाहरा से पानी मांग रहा था, जो उसकी शरारत पर खुद भी मुस्कुरा उठी। देती हूँ, सारा चावल बना रही है, चावल खा कर जाना। नहीं भाभी, रहने दें, ऑलरेडी इनके हाथों बहुत कुछ खा चुका हूँ। खूबसूरत निगाहों में हजारों शिकवे मचल रहे थे। वो इसकी तरफ से दानिस्ता रुख फेर गई। आज सर्दी में पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत महसूस हो रही है ना? भाभी ज़ारा से गिलास लेकर पानी पीने के बहाने वो पंजों के बल चूल्हे के करीब सारा के सामने ही बैठ गया था, जिस पर वो खफगी से इसकी तरफ देखती हुई मध्यम लहजे में बोली, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। कल इतवार है, तुम घर पर होगे ना? नहीं, घर पर तो नहीं हूँगा, लेकिन आ जाऊँगा। क्यों, खैरियत है ना? पता नहीं, कल असर के बाद चक्कर लगाऊंगी, आ जाना घर। ठीक है, जो सरकार का हुक्म। अब जाऊँ? हाँ। लकड़ियाँ गीली होने की वजह से इसके साथ साथ सलार
से भी चूल्हे से उठता धुआं बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा लोदेती ने गाँव से कुछ पल मुस्कुराकर इसे देखने के बाद वो इसके करीब से उठ आया था। अगले रोज़ असर की नमाज के बाद वो भाभी को बताकर फ़ायज़ा बेगम की बाकायदा इजाज़त से सलार अफंदी के घर चली गई थी। इसकी भाभी फ़ातिमा सेन में झाड़ू लगा रही थी, जबकि माँ आमना बेगम अभी जाए नमाज पर बैठी मुख्तलिफ तस्बीहात का विर्द कर रही थी। वो कुछ देर इनके पास बैठकर इधर उधर की बातें करने के बाद सलार के पुकारने पर इसके कमरे की तरफ चली आई थी। शदीद सर्द मौसम में भी इसने यूनिफॉर्म शर्ट उतारकर सिर्फ बनियान पहन रखी थी। वह एक नज़र इसके बिस्तर में घुसे देखकर जज्बस सी हो गई। आ जाओ यार, कब से राह देख रहा हूँ, तुम तो अमरीकी वजीर खारजा बन गई हो। कहनियों के बल उठकर वो बेड की पेटी से टेक लगाकर बैठ गया था। सारा ने बेड से कदरे फासले पर पड़ी कुर्सी संभाल ली। अल्लाह माफ़ रखे मुझे अमरीकी वजीर खारजा बनने से। सही कह रही हो, कहाँ वो परियों की सूरत और कहाँ तुम चुड़ैलों की मलका। इसको चुड़ैल कहने पर सारा ऐसे घूर कर रह गई। तो तुम्हें कौन कहता है चुड़ैलों की मलका के नाज उठाओ, वैसे भी यहाँ इस वक्त मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई। अच्छा फिर क्या प्यार करने आई हो? निचला लब दबाकर इसके शरारत से कहने पर वो फिर से लग रह गई। सलार, अगर तुमने ऐसी फजूल बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ घर वापस। इसे लफ्ज़ों से ज़्यादा इसकी निगाहों से उलझन हो रही थी। तभी फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई तो वो गड़बड़ा गया। बैठो, जान निकाल दूंगा अगर यहाँ से हिली तो। कंबल फेंक कर वो बिस्तर से निकल आया था। नचारे से दोबारा बैठना पड़ा। चलो बोलो क्या बात है। फूफो भी कुछ कहना चाह रही थी मगर बात अधूरी रह गई। मुझे इनका तो नहीं पता वो क्या कहना चाह रही थी, मगर जो बात मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि अभी कुछ रोज़ कबल यहाँ असलम लोहार की बेटी का जो कत्ल हुआ इसमें इसे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़की का हमारे घर बहुत आना जाना था और जो शायद भाई ने इनकी भी काफ़ी नीयत ख़राब थी। इस पर मेरे सामने कई बार इसकी बाँह पकड़ी थी। उन्होंने जिस पर एक बार इसने थप्पड़ भी मारा था। उन्हें ये बात अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। सलार, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मुझे लगता है कि इसके कत्ल में ज़रूर भाई के दोस्त का हाथ होगा। हो सकता है भाई ने इसकी कोई मदद की हो। तो प्लीज़ तुम चाचा असलम और उनकी बीवी को छोड़ दो ना। वो खुद जुल्म का शिकार हैं, पता है मुझे, लेकिन इन लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाने वाले खुद तुम्हारे भाई हैं। सारा, आज FIA रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। असलम लोहार और इसकी बीवी के खिलाफ तुम्हारे मोअज़्ज़ज़ भाई के चंद दोस्तों ने खुद थाने जाकर ये बयान दिया है कि पसंद की शादी के लिए घर से भागने पर खुद असलम लोहार और उसकी बीवी ने बेदर्दी से अपनी बेटी को मार डाला। ये भी लिखा गया कि इस लड़की के गांव से बाहर किसी शख्स के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात थे। लिहाजा घर वालों ने गैरत के जोश में आकर इसे खेतों में कत्ल कर डाला, जिसके चश्मदीद गवाह तुम्हारे भाई के मौजूद दोस्त हैं। अब बताओ भला मैं क्या तुम्हारे भाइयों के साथ जंग करूं कि जबकि उनके ताल्लुकात मुझसे भी ऊपर हैं। इसका मतलब है थानेदार होकर भी तुम सब की तरह लोगों की बेबसी का तमाशा देखोगे। इसके दिल में दुखी इंसानियत का गहरा दर्द था। सलार लब भेज कर रुख फेर लिया। और क्या करूं, तुम बताओ। रिजाइन दे दो जॉब से और आकर मेरे भाइयों की ज़मीन पर काश्तकारी शुरू कर दो। वो तपी थी और सलार को ना चाहते हुए भी इसके अल्फाज पर हंसी आ गई। अच्छा मशवरा है, गौर करूंगा इस पर। और कोई हुक्म? और चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। कल को मेरे साथ भी यही सब हो गया तो यूं ही बनते रहना। अपनी नशिश से उठते हुए यूं जज्बात में इसने कह दिया था, मगर जवाब में सलार की तरफ से पड़ने वाले भरपूर थप्पड़ ने इसके 14 तपक रोशन कर दिए। आज ऐसी बकवास की है, दोबारा कभी कोई फजूल मुंह से निकालना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें, समझी। पल में मूड खराब हुआ था इसका। वो गाल पर हाथ रखते कितनी देर हैरानी से देखती रही थी। ऐ ढलती शाम के लम्हों, अभी ना लौट के जाओ। मुझे कुछ वक्त तो दे दो कि सोचो कि दरेचे से किसी को याद करना है। गुजरने वाला ये दिन भी किसी के नाम करना है। शदीद बुखार के बावजूद खुद अपने आप से बेनियाज वो अपने घर के सरसब्ज लॉन में बैठा बेहद बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। कैफियत सुबह से कई बार इसे वहीं बैठा देख चुकी थी। 2-3 दिन की हल्की बड़ी हुई शेफ इसके अंदर के हाल का बखूबी पता दे रही थी। वो यूं ही बेमकसद टेरेस के आईनी जंगले पर कहनियाँ टिकाए इसे अपने आप से बेनियाज धूप सेंकते हुए देखती रही कि अचानक इसे हैरान होना पड़ा। अभी चंद रोज़ कबल निमरा की शादी की तकरीब में जो बच्ची इसे बहुत प्यारी लगी थी, वही बच्ची हाथ में कोई बर्तन उठाया अब इसके करीब खड़ी कह रही थी, पापा ये दादो ने सूप बनाया आपके लिए, पी लें। वो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। अजीम ने एक नज़र इसके नन्हे मुन्ने हाथों में बड़े सूप के प्याले पर डालने के बाद इसके हाथ से प्याला पकड़कर अपने सामने धरे टेबल पर रखा और इसे प्यार से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। हुरैन, क्या मम्मा लामिया के पास जाने से पहले आपको ये कह गई थी कि आपने उनके बाद इस तरह से पापा का ख्याल रखना है? पलकों के गोशों में हल्की हल्की से नमी अभी भी खुश नहीं हुई थी। हुरैन को कुछ ना समझने में अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिला गई। पापा, क्या मम्मा आपसे नाराज़ हैं? हाँ, इसके रेशमी बालों पर। क्यों पापा, मम्मा तो आपसे इतना प्यार करती थी, फिर आप उनसे क्यों नाराज़ क्यों हैं? मम्मा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बेटे। कोई यूं किसी को बीच राह में निचोड़ कर हमेशा के लिए दूर जाता है। इसकी पलकें अभी भी बंद थी। कैफिया हैरान कर निगाहों से कुछ भी सुनाई न देने के बावजूद इसे देखती रही। वो शख्स अपनी सुर्ख सफेद रंगत के साथ वजाहत में बेमिसाल था। फिर इसी रोज़ रात में बहुत देर तक वो सारा से इसे डिस्कस करती रही और वो सलार अफंदी से मुतल्लिक जाने क्या क्या इसके कोश गुजार करती रही। फ़िज़ा में सर्दी की शिद्दत एक मरतबा फिर बढ़ गई थी। सालारा फंदी घर से वापस आई तो अंधेरा अच्छा खासा बढ़ चुका था। रियाज और शायद तीनों ही घर आ चुके थे और अब इसकी वापसी का इंतज़ार हो रहा था। जो ही इसने घर में कदम रखा, शायद लपक कर इसकी तरफ बढ़ा और गिरा कर इसका दूधिया बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया।
कहाँ से आ रही हो इस वक्त? अंदाज ऐसा था कि वो सलार के थप्पड़ की तकलीफ भूलकर हक्का बक्की से देखने लगी। मैं मामू के घर से। क्यों? ये वक्त है आवारा फिरने का और रोजाना भाग भाग कर मामू के घर क्यों जाती हो? अपने कमरे में चैन नहीं, अपने घर में चैन नहीं है तुम्हें? वो कहर की अलामत बना खड़ा था। सारा का इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर हल्क तक खुश्क हो गया। तभी सहन के वश में पड़ी चारपाई पर बैठे ज़िया भाई ने से आवाज़ दी, शायद बाजू छोड़ दी सारा का। इनके हुक्म पर फौरन इसे घूरते हुए वो बाजू छोड़कर इनके पास ही दोबारा आ बैठा। इसे समझा दें ज़िया भाई, मुझे इसका यूं लूट लूट आवारा फिरना और भाग भाग कर सरार के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा असर के बाद घर से बाहर देखा तो खून पी जाऊंगा इसका। सारा को इसका इश्ताल और जज्बात दोनों ही समझ में आ रहे थे, लिहाजा वो बिना सर उठाए कमरे में फायजा बेगम की जानिब बढ़ गई। ज़िया भाई अब शायद का गुस्सा ठंडा कर रहे थे और इस मकसद के लिए वो शायद के साथ साथ रियाज को भी उठाकर बैठक में ले आए थे। अब्बा की तरह आपने भी इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है ज़िया भाई, मुझे इसकी ये आज़ादी पसंद नहीं है। अपनी चादर झाड़ते हुए इसने फिर हैरत दिखाई तब थी जबकि रियाज के चेहरे पर मुकम्मल सुकून था। इसकी तबीयत ज़िया और शायद दोनों से ही मेल नहीं खाती थी। तभी ज़िया भाई ने सरसरी सी एक निगाह इसके सपाट चेहरे पर डालते हुए कदरे बैठे लहजे में कहा, ठंडा हो जा शायद, ठंडा हो जा। ये औरत जात के मामले ऐसे ही होते हैं। एवं तो पुराने मकदूम में बड़े बड़े सियाने इस जात को पैदा होते ही जानना दफन नहीं कर देते थे। एक मर्द के लिए बेटी की पैदाइश से बढ़कर और कोई शिकस्त नहीं, कोई गाली नहीं। खैर जाने दो गुस्से को, ये बताओ सारा की शादी का क्या करना है? अम्मा 2-3 बार कह चुकी है मुझे कि मैं जल्द अज जल्द इसके हाथ पीले करने का बंदोबस्त करूं, और ये भी कि सलार के घर वाले 1-2 रोज़ में तारीख लेने आ रहे हैं। तो आने दें भाई, हाथ पीले तो करने ही है इसके, अल्लाह के फजलो करम से हमें किस चीज़ की कमी है? जवाब शायद के बजाय रियाज की तरफ से आया था। कमी तो कोई नहीं, मगर मैं जो बात तुम लोगों की गोश गुजार करना चाहता हूँ वो कुछ और है। इनका अंदाज मुबहिम था। शायद और रियाज दोनों उलझे अंदाज में उन्हें देखने लगे। क्या मतलब? देखो ना यार, अब्बा की वसी हुई ज़मीन और जायदाद है जिसमें इनकी वसीयत के मुताबिक हम तीनों के अलावा अम्मा और सारा भी हिस्सेदार हैं। जब ये ज़मीन इकट्ठी है गाँव में हमारी टक्कर का दूसरा कोई नहीं। जिस दिन इस ज़मीन की वंड होगी इस दिन हमारी चौधराहट भी समझो ख़त्म हो जाएगी। अम्मा को तो अभी इसी बूहे पर मरना है, इसकी जायदाद कहीं नहीं जाती। अलबत्ता सारा की शादी सालार से होते ही ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर ये बात तो तुम लोग भी जानते होगे, सालार और उसके भाई की नज़र असल में हमारी ज़मीन पर है। आज थानेदार है, कल बड़ी पोस्ट पर चला जाएगा तो बहुत तंग करेगा। गले में फंसी हड्डी की तरह, ना इसे उगल सकेंगे ना निगल सकेंगे। बात तो ठीक है आपकी, यानी आपके कहने का मुताबिक है कि हमें सारा की शादी सालार से नहीं करनी चाहिए। शायद वो जल्दी बात की तह तक पहुंच गए, जिस पर ज़िया भाई ने तो सीफी निगाहों से इसे देखा। मेरा मतलब तो यही है, आगे तुम लोगों की मर्जी है। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जायदाद में इसे कुछ देना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो ये बात इससे पहले कि फ़ायज़ा बेगम के कानों में भी डाल चुका था। वही बात दोनों भाइयों की गोशगुजार भी कर दी, जिस पर रियाज तो खामोश रहा, लेकिन शायद बोल उठा, नहीं ज़िया भाई, मेरा ख्याल है कि अब्बा की जितनी भी ज़मीन जायदाद है इस पर हम तीनों भाइयों का हक है। अगर अपनी ज़िंदगी में अब्बा ने कोई अहमकाना वसीयत की भी थी तो इनके साथ वो भी मिट्टी मिट्टी हो गई। और जहाँ तक सालार की बात है तो सारा के हवाले से भी मैं इस हक में नहीं। हाँ, रियाज अगर चाहे तो अपने हिस्से की ज़मीन से आधा हिस्सा इसे दे सकता है। अब बोल रियाज, तेरा क्या जवाब है? शायद के जवाब से खुश होकर ज़िया भाई की तवज्जो अब खामोश बैठे रियाज की तरफ मबजूल हो गई। मेरा क्या जवाब होना है भाई, फैसला तो आप लोग ही कर चुके हो। आगे सारा समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, वो किसी के साथ भी ब्याही जाए इतना हक कभी नहीं छोड़ेगी, और ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। तो फिर इस मसले का हल क्या हल है? मसले का हल मेरे पास है। ज़िया भाई के पुरसोच सवाल पर शायद ने कुछ देर सोचते रहने के बाद अचानक कहा, तो वो दोनों इसे देखने लगे। हल बड़ा आसान है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके लबों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक थी। बाहर बैठक के दरवाजे पर खड़ी भाभी जोरा, जो छोटे बच्चे को वॉशरूम के लिए जा रही थी, अपनी फितरी तजस्सुस भरी तबीयत के हाथों दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। अंदर तीनों भाइयों के दरमियान तय पाने वाली बात सुनकर थर्रा उठी। सारा अपने कमरे में बंद हो चुकी थी, लिहाजा उन्हें फ़ायज़ा बेगम को सूरत हाल से बाखबर करने का अच्छा मौका मुयसर आ गया था। सारा नायाब से हुए झगड़े के बायस फ़ायज़ा बेगम के प्याम पर बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर इस तरफ आया था, जिस पर वो नए सिरे से जल बन उठी थी। मगर इसने परवाह नहीं की। तेज़ बुखार में जलती फ़ायज़ा बेगम शिद्दत से इसकी आमद के मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। आओ बेटे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। खैरियत? मैं असल में बहुत मसरूफ़ था, इसलिए चक्कर नहीं लगा सका। आप फ़ायज़ा मैं आप जगह बनाकर बैठ गया। फ़ायज़ा बेगम की आंखें से करीब पाकर फिर आंसू से भर आई। आपकी तबीयत कैसी है? अब वो इनके करीब चारपाई पर बैठ गया। वो, मेरी तबीयत क्या होना है बेटे, इस पर सारा की तरफ से बहुत परेशान हूँ, इसलिए ज़ारा को भेजा था तुम्हारी तरफ। सारा की तरफ से परेशान होना छोड़ दें, आप कल परसों में तारीख लेने आ रही हैं। नहीं, जो तुम और मैं सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। ये लोग सारा के भाई इसकी शादी कभी नहीं होने देंगे तुमसे। क्यों? मेरा मतलब है आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो थोड़ा सा परेशान हुआ था जब वो बोली, क्योंकि मैं इन दौलत के पुजारियों के इरादे जान चुकी हूँ बेटे। इनकी नीयत में फतूर आ गया। ये मेरी मासूम बेटी को जान से मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि इसकी हिस्से की जायदाद पर काबिज रह सके। मगर ये नमानी इस बात को नहीं जानती। ये तो जान देती है भाइयों पर। सलार, तू मेरा बेटा है, तुझे से बढ़कर मुझे सारा के लिए कोई भी अजीज़ नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटे, से यहाँ से दूर ले जा। आज ही कहीं ले जाकर छुपा दे इसे, वरना मैं ऐसे बेमौत मार के इल्ज़ाम पर किसी और पर डाल देंगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटों को। ये रुपए
ज़मीन जायदाद के लिए अपनी बहन तो क्या माँ की जान भी ले सकते हैं। मैं उन्हें तेरा दुश्मन नहीं बनाना चाहती, ना तो मैं इनकी नज़रों में लाना चाहती हूँ। इसलिए बेटे सारे को छुपा कर यहाँ से दूर ले जाता जो तुझे खुदा का वास्ता। सलार एक माँ के बंदे हाथों की लाज रख ले। इनके लफ्ज़ क्या थे, चिंगारियाँ थी जो मुँह में से जला कर रख गई थी। इस लम्हे बेसाख्ता सारा के अल्फाज एक मरतबा फिर इसकी समातों में गूंजे थे। और चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। कल को मेरे साथ भी ये सब होगा तो यूं ही हंसते रहना। नहीं, सारा को मेरे होते कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, आप टेंशन मत लें पप्पा, मैं खुद बात करूंगा ज़िया भाई से। हरगिज़ नहीं, इसके कानों में ये बात पड़ गई तो गज़ब हो जाएगा। सालार तुम नहीं समझते इन निजी मामलात को। मैं माँ हूँ इनकी, मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते। यहाँ इन देहातों में कितने ही जागीरदारों की बेटियां यूं ही बेकसूर मौत की भेंट चढ़ जाती हैं। इन ज़मीनों जायदादों ने बड़े जुल्म किए हैं हवा की बेटी पर। खुदा का वास्ता है सालार, मेरी बात मान लो। अब के सालार अफंदी के सामने हाथ जोड़ते हुए बाकायदा रो पड़ी थी, जिस पर वो मुस्तरब हुआ था। नहीं पप्पू, ये क्या कर रही हैं आप? आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मेरी क्या मजाल आपके किसी हुक्म से इनहराफ करूं। लेकिन मुझे ये एकदम सही नहीं लग रहा। मुझे सारा क्या सोचेगी, और फिर जो चीज़ मेरे लिए इसे पाने के लिए चोरी करने की क्या ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है सालार, वक्त तुम्हारे हक में नहीं है। हर ये चीज़ जो तुम्हारी पास मेरी पास अमानत है, मैं अपनी खुशी से तुम्हें सौंप रही हूँ। अब मजीद बहस में ना पड़ना बेटे, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। खुदा का वास्ता तुझे मेरी बात मान ले। इनके हाथ बार बार सालार के सामने बंद रहे थे, तभी वो बेबस हो गया था। ओके पप्पू, जैसे आपकी मर्जी। भी मैं निकलता हूँ, थोड़ी देर बाद इसे किसी बहाने से मेरी घर की तरफ भेज दीजिएगा। आगे अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद संभाल लूँगा। फ़ायज़ा बेगम इसकी रजामंदी पर जैसे फिर से जी उठी थी, और इस वक्त इनके कपकपाते लब सलार व फंदी को दुआएं देते नहीं थक रहे थे। इस रोज़ भाभी की हिदायत पर बड़े दिनों के बाद वो अपने घर के सामने वाले बंगले की तरफ आई थी। बंगला बाहर से जितना शानदार दिखाई देता, अंदर से इसका हाल इतना ही अबतर था। अजीब सी वीरानी और उजाड़पन हर सू बिखरा हुआ था। वह एक तफसीली निगाह डालती। खुला हुआ गेट आहिस्ता से अंदर धकेल कर बना दस्तक दी लान में चली आई, जो इस वक्त खुश्क और वीरान पड़ा अपनी बेहाली पर आंसू बहा रहा था। लान अबूर करके अंदर बड़े से हाल में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल भी ऐसा ही बिखरा हुआ पाया। अजीम लगारी की वो बेटी जो इसे बेहद पसंद थी, बचपन में हर चीज़ पर खड़ी खटपट कर रही थी, और इसका छोटा सा 2 साला भाई हाल में एक तरफ ज़मीन पर पड़ा रोते हुए चिल्ला रहा था। इसे ये मंजर देखकर साथ साथ कदर हैरानी भी हुई थी। वो दबे पाँव चलती किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गुड़िया, इसकी मीठी पुकार पर बच्ची ने फ़ौरन पलट कर इसकी तरफ देखा था। आंटी, आप यहाँ कैसे? करके बॉयल करके फीडर में दूध डालते हुए बुरी तरह चौंकी थी। कैफी इसकी हैरानी पर नरमी से मुस्कुरा दी। कहो, कैसा लगा आंटी का सरप्राइज़? वैसे मैं यहाँ आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। सच, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बड़े स्टूल से उतर आई थी, तभी कैफियत ने इससे पूछा, क्या दादी अम्मा नहीं है घर पर? नहीं, इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, पापा अस्पताल लेकर गए हैं इन्हें, इसलिए ये साथ रो रहा है। ये पापा के बगैर नहीं रहता। कितनी मासूमियत थी इस प्यारी सी बच्ची के लहजे में, वो इसे देखती रह गई। आप पापा की गैर मौजूदगी में भाई को संभाल लेती हो हुरैन? जी। जब मामा का एक्सीडेंट हुआ था तो दादू ने थोड़ा थोड़ा काम करना सिखाया था। मामा का एक्सीडेंट हुआ था? कैसे और कब हुआ था एक्सीडेंट? जब साथ पैदा हुआ था तब पापा मामा को शॉपिंग करवाने के लिए ले गए थे तो एक्सीडेंट हो गया। इसे पूरी बात नहीं पता थी। वो अफसोस से सर हिलाती छोटे बच्चे को संभालने में इसकी मदद करने लगी। हुरैन बेटा, स्कूल जाती हो आपके? नहीं जाती हूँ, ये पास में स्कूल है मेरा। पता है आंटी, मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी, वो मुझसे और सास से बहुत प्यार करती थी। अब मेरी मम्मा नहीं तो मेरी कोई भी दोस्त भी मेरे घर नहीं आती, क्योंकि अब मैंने मम्मा के हाथ की बनी मज़े मज़े की चीज़ें जो नहीं खिलाती। साथ फीडर पीते हुए रोना भूल चुका था, तब भी वो इसे बता रही थी। आंटी, क्या जिनकी मम्मा नहीं होती उनसे कोई प्यार नहीं करता? अगले ही पल वो भरपूर मासूमियत के साथ इससे पूछ रही थी। नहीं जानू, ऐसा नहीं होता। अच्छा, लेकिन अल्लाह मियाँ मम्मा को का क्या करते हैं? क्या मेरी मम्मा अल्लाह मियाँ के पास हमारे लिए कुछ लेने गई हैं? रो नहीं बेटे, तो फिर पापा क्यों कहते हैं कि मेरी मम्मा अल्लाह मियाँ के पास हमारे लिए ढेर सारे खिलौने लेने गई हैं? अगले ही पल बच्ची के अजीबोगरीब सवाल ने इसे फिर लाजवाब कर डाला। आंटी, मेरी मम्मा को देखेंगी आप? कितनी तरसी हुई थी वो किसी की कंपनी की कैफिया की आंखें बेसाख्ता बच्ची के दुख पर आंसू से भीग गईं। हाँ। इसके हाँ में सर हिलाने पर वह बच्ची फ़ौरन भागती हुई गई और अपनी माँ बाप के बेडरूम से एक बड़ी सी तस्वीर उठा लाई, जिसमें माँ के साथ इसका दूल्हा बना बाप भी अनोखी चुप दिखा दे रहा था। वो कितनी देर इस दुल्हन बनी परी पेकर चेहरे वाली नाजुक सी दोशीज़ और इसके पहलू में बैठे इस मसरूर से शानदार मर्द को देखती रही, जो इस बच्ची का बाप था। मेरी मम्मा प्यारी है ना आंटी? हाँ, बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा। बच्ची के इश्तियाक से पूछने पर इसने मस्बत जवाब दिया तो इसका छोटा सा मासूम चेहरा फिर चमक उठा। आंटी, आप सामने रहती हैं तो रोज़ चक्कर लगा लिया करें ना। दूसरी पल फ्रेम साइड पर ख्याल से रखकर वो इसे नई फरमाइश कर रही थी। कैफिया ने अपनी भीगी पलकें पूंछ ली। ठीक है, जब आप स्कूल से वापस आ जाए और पापा घर पर मौजूद ना हो तो आप फ़ौरन मुझे बुला लिया करें। ओके, थैंक यू आंटी। इसकी इतनी सी अनायत पर भी बहुत खुश हो गई थी। अगले रोज़ फिर इसी टाइम पर बच्ची की कॉल पर इस तरफ चली आई और लगभग 3 घंटे में घर का नक्शा बदल कर रख दिया।
हुरैन की खुशी की हेल्प पर देखने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर जैसे ही वो सफाई से फारिग हुई अजीम चला है। कैफिया का चेहरा भी कपड़ों के साथ साथ गंदा हो गया था। तभी इसकी आमद का जानकर वो शर्मिंदा सी कमरे में ही रख गई। हुरैन तुम कह रही थी कि पापा शाम को आएंगे, अब माई गॉड मैं कैसे सामने जाऊंगी इनके। बच्ची को कंधे से पकड़ कर रोकते हुए इसने गिला किया था। वो मुस्कुरा दी। मुझे तो पापा ने शाम का ही कहा था। अच्छा आप यहीं छुप जाएं, मैं पापा से बात करके आती हूँ। उसे तसल्ली देकर वो फ़ौरन बाहर भाग गई। तो कैफिया लाचारी से वहीं बेड पर टिक गई। अटैच बात भी नहीं था कि वो जाकर मुंह ही धो लेती। अजीब अब हुरैन को डांट रहा था कि कौन आया था घर में और ये सब काम किसने कैसे किया। इसका मूड बेहद बिगड़ा हुआ था। हुरैन पहली बार इस दर्जा गुस्से में देख रही थी। वो सामने वाली आंटी है ना कैफिया, उन्होंने किया है। क्यों मना किया ना मैंने कहीं आने जाने किसी को यहाँ बुलाने से। क्यों आई वो यहाँ। वो फिर दहाड़ा था। कैफिया का चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख हो गया। मैंने कहा था पापा साथ बहुत रो रहा था, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अजीम लगारी को गुस्से में देखकर बच्ची का चेहरा भी रोने वाला हो गया था, इसलिए वो जब्त कर गया। कुछ नहीं होता साथ को, इसके घर की हर चीज़ जहाँ जैसे पड़ी है पड़ी रहे, कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ओके। इसके इसार में था कि वो महबूब बीवी के हाथ लगी चीज़ों का हिलना गवारा नहीं था इसे। कैफी जो पहले एहसास तौहीन से सुर्ख हो रही थी, अब जैसे अगले ही पल इसे खूबसूरत से शानदार मर्द पर तरस आने लगा था। कितना तोड़ फोड़ कर रख दिया था इसे मोहब्बत ने इसे। शाम का मलगजा अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फायजा बेगम और ज़ारा भाभी के बेहद मजबूर करने पर वो सालार के घर की तरफ निकली थी, मगर इस इरादे के साथ कि जो चीज़ ज़ारा भाभी ने छुपाकर शापर में बंद करके इसे सालार को देने के लिए ज़बरदस्ती थमाई थी, वो इसके हवाले करते ही फ़ौरन उन्हीं कदमों से वापस लौट आएगी। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। वो भी रास्ते में थी जब वो गाड़ी लेकर सामने आ गया। बैठो जल्दी। बिना किसी सलाम दुआ के बोतल की जिनकी माने नमूदार होते ही इसने संजीदगी से हुक्म सादर किया, तो वो उछल कर 2 कदम पीछे हटी। जी नहीं, मुझे मरना नहीं अपने भाइयों के हाथों। ये शापर पकड़ो और अपना रास्ता नापो। सालार को इसके से ऐसे ही जवाब की तवक्को थी, लिहाजा वो खुद उछलकर सीट से उतरा और अगले ही पल एहतियात से इर्द-गिर्द देखते हुए सारा के मुंह पर अपना मजबूत हाथ जमा दिया। शाम गहरी हो रही थी, लिहाजा इस वक्त इस रास्ते की तरफ कम लोग ही आते जाते थे। अगले 2 मिनट में वो गाड़ी में इसके बराबर बैठी मचल रही थी। सालार के मजबूत हाथ की गिरफ्त ने इसके जबड़ों को बहुत अच्छी तरह से भींच रखा था। यही वजह थी कि 1000 कोशिश के बावजूद वो अपने दिफा में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गाड़ी जब गाँव की हदूद से बाहर निकली, तब सालार ने अपना हाथ इसके मुंह से हटाया। सामने रोड पर रश नहीं था, मगर इसके बावजूद इसे एहतियात से रश ड्राइविंग करनी थी। ये क्या बेहूदगी है, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे। सारा का सांस जैसे ही बेहाल हुआ, वो हल्के बल चिल्ला उठी, मगर सालार ने जैसे सुना ही नहीं। सालार मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी, अपने थानेदार होने का रोब मुझ पर मत चलाओ। इसका हाल कतई गैर मुतफ़क्का सूरत हाल पर बुरा हुआ था, लिहाजा सालार को मजबूरन एक हाथ से फिर से इसे काबू करना पड़ा। अगले पौने घंटे में इसने एक दरमियाने दर्जे के मकान के सामने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी पार्क करके इसने बाएं हाथ से इसका बाजू दबोचा और ज़बरदस्ती घसीटते हुए दरवाजे के करीब ले आया। ये शहर में इसकी रहाइश थी और जिस पर लगा छोटा सा कफल सारा के खौफ में मजीद इजाफा कर रहा था। इसकी रंगत अपने साथ पेश आने वाले इस अजीबो गरीब वाक़े पर सफ़ेद पड़ चुकी थी। मकान का छोटा सा सेन अबूर करके सालान जिस वक्त इसे कमरे में लाया, वो चिल्ला उठी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस दर्जा घटिया और अंदर से इतने कमीने इंसान होगे। तुम क्या समझते हो यूँ ताकत और दहशत से तुम अपना मकसद हासिल कर लोगे। हरगिज़ नहीं। मेरे भाइयों को पता चल गया तो वो तुम्हारी बोटियां करके चील कौवों को खिला देंगे। फजूल बकवास करना छोड़ो, मैं अभी अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाता हूँ और मौलवी साहब को बंदोबस्त भी करता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद हमारा निकाह होगा। इसके बाद तुम्हें जो बकवास करनी है शौक से करती रहना। फिलहाल यहाँ बैठो चुप करके, समझी। इस वक्त वो कितने मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रहा था। सारा फटी फटी निगाहों से बेयकीन सी इसे देखे गई। हरगिज़ नहीं, कभी सोचना भी मत कि मैं यूं चुप करके अपने भाइयों की मर्जी के खिलाफ तुमसे निकाह करूंगी। ठीक है, मत करो, रहना तुम अब यहीं है। वो तुम्हें नहीं है, वो मैं भी मेरे साथ जायज़ पर छोड़ता हूँ। जायज़ ताल्लुक़ के साथ रहो या नाजायज़ ताल्लुक़ के साथ, कि इस फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। वह ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। सारा के अंदर इसके एक लम्हे में बहुत कुछ टूटा था। वो जिसे आम मर्दों से कतई मुख्तलिफ समझती थी, वो कितना घटिया मर्द होकर इसके सामने ज़ाहिर हुआ था। वो फूट फूट कर रो रही थी। ज़िंदगी में शायद पहली बार इसे अपनी बेबसी पर इस दर्जा रोना आ रहा था कि वो ना अपने वक़ार बचा पा रही थी और ना अपने भाइयों की शान से। इस लम्हे इसका बस न चलता था कि वो कुछ खाकर हमेशा के लिए सो रहती। शायद इसलिए इसके भाई इसके घर जाने से रोकते थे इसे, मगर अब रोने से क्या हासिल। जो नुकसान नहीं होना चाहिए था वो तो हो चुका था। अब तो बस इसे गुजरे हुए शाम की लकीर पीटना थी। आज बहुत दिनों के बाद गुड़िया की जिद वो असरार पर वो फिर अजीम लगारी के घर ग्रीन पैलेस की तरफ आई थी। नाइट बल्ब की मदम रोशनी में नहाया लाउंज हर तरफ अजीब सा फसू बखेर रहा था। वो 90 तोले कदम उठाती अभी हुरैन के कमरे की तरफ बढ़ना ही चाहती थी कि अचानक किचन से बरामद होने वाले खातून को देखकर ठिठक गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे, कैफिया ही हो ना आप। जी, और आप गालिबन हुरैन की दादी माँ हैं। हाँ, ठीक पहचाना तुमने। हुरैन बहुत बातें करती है तुम्हारी। मैंने कहा भी कि तुम्हें बुला कर लाए, मगर ये आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं बड़ों की। अपने गर्म दुपट्टे के कोने से भीगे हाथ खुश करती वो इसे लेकर वहीं लाउंज में बैठ गई। नहीं, वो असल में मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए चक्कर नहीं लगा सकी, वरना हुरैन तो रोज़ाना बहुत इसरार करती है। अच्छा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। अब तो ठीक हूँ। हुरैन और साथ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो अभी अजीम के साथ बाहर गए हैं। पूरे
पूरे 15 रोज़ के बाद घर आया है तो बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले गया। तुम बैठो आराम से, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं आंटी बहुत शुक्रिया, ना मैं चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ। आपकी तबीयत नासाज है, आप कैसी हैं आप? उन्हें मुश्किल उठने से रोककर इसने यूं ही पूछ लिया था। जब वो बोली, अल्लाह का शुक्र है बेटी, हाथ पैर सलामत हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, वरना मुनज़्ज़ा की वफ़ात के बाद तो समझो बिस्तर ही की होकर रह गई हूँ मैं। मुनज़्ज़ा कौन? बहू थी मेरी अज़ीम की बीवी, छोटी सी थी जब मैंने अपनी तन्हाई के ख्याल से इसे गोद ले लिया था। इरादा यही था कि अपने अज़ीम की दुल्हन बनाकर हमेशा अपने पास ही रखूंगी। अज़ीम का भी बहुत दिल था कि इसमें यूं समझो दोनों एक दूसरे को देखकर जीते थे। अपने अभी पिछले साल मोए रोड एक्सीडेंट में वफात हो गई इसकी। मुनज़्ज़ा का जिक्र करते हुए अच्छी खासी रंजीदा हो गई थी। जब वो बोली, मुझे बेहद दुख है आंटी, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसानी दिलो दिमाग पर इतना गहरा असरात छोड़ जाते हैं कि वक्त का मरहम भी उन्हें मिटा नहीं पाता। लेकिन इंसान अपनी तकदीर के सामने बेबस है। हम चाहें भी तो कुछ किस्मत के लिखे के सामने कुछ नहीं कर सकते। सही कहती हो बेटी। अजीम को देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। बच्चों की ज़िंदगी अलग मुतासर होकर रह गई है। कई बार मासी के लिए कह चुकी हूँ मगर सुनता ही नहीं। घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने नहीं देता। अपने कमरे में तो बच्चों का दाखिला भी बंद कर रखा है इसने। मैं बूढ़ी जान कहाँ तक और इसका और इसके बच्चों का ख्याल रखूँ। सारे घर का हाल देखो, धूल मिट्टी से अटा पड़ा है। ज़ैनब भी अपने बेटे की बिखरी ज़िंदगी और घर के हालात से काफ़ी दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रही थी। अफसोस से सर हिलाकर रह गई। जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्हें अपने घर में किसी का आना जाना भी गवारा नहीं। नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, बस ज़हनी तौर पर परेशान है तो ओल फुल कहता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंदर से भी ऐसा। मेरे बेटे के हुस्न अखलाक और अच्छे किरदार की मिसालें दी जाती है हमारे ख़ानदान में। बेटे का जिक्र करते हुए ज़ैनबी के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। कैफिया भी उठने का इरादा कर रही थी जब अपने बच्चों के साथ तेज़ तेज़ चलता हुआ हाल में आ गया। मैं चलती हूँ आंटी, फिर आऊँगी किसी वक्त। इसे देखते ही किसी स्प्रिंग की तरह वो खड़ी हो गई, जबकि वो माथे पर ढेर सारी लिए इसे एक नज़र देकर रुख फेर गया था। ये लड़की रोज़ हमारे घर क्या लेने आती है अम्मी? कैफ़े की रुखसत होते ही वो खफा खफा से मूड के साथ ज़ैनब ही से मुखातिब हुआ था। अरे हर रोज़ से क्या मुराद है तुम्हारी? इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया है बच्ची ने, और तुम्हें यूँ भी गवारा नहीं? तुम में से तो नहीं थे अजीम? अम्मी प्लीज़ जब मैं आऊँ तो आप सबको मना कर दें कि हमारे घर कोई ना आया करे। मुझे नफरत सी हो गई है दुनिया से। बुरी बात बेटे, इंसान माशरती हैवान है, दुनिया से कट कर जिंदा नहीं रह सकता। तो मैं भी जिंदा कब हूँ अम्मी? हल्के भराए लहजे में कहता वो सोफे पर रह गया। ज़ैनब भी फिर दिल महसूस कर रह गई। ऐसा नहीं कहते बेटे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना बंदे पर वाजिब है। ऐसे क्या इसे क्या पड़ी है? वो हर नेक गुनाहगार का इम्तिहान लेता फिर। वो सिर्फ अपने बंदों का इम्तिहान लेता है जिन्हें अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजना चाहता है, और अल्लाह की नेमतों से इसके नामों की कोई हद नहीं। लेकिन मैं इसकी नेमतों और इसकी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो बेटे? अल्लाह जानता है कि हम में से कौन किस काबिल है। बहरहाल जो हो चुका इस पर सब्र करना सीख लो। अपने दुख की भट्टी में इन लोगों की मत जलाओ जिनका कोई कसूर नहीं। अगर तुम दूसरी शादी का जिक्र भी पसंद नहीं करते तो कम अज़ कम इस बच्ची को यहाँ आने से मत रोको, जिसे तुमसे ये इस घर से कोई गर्ज की कोई लालच नहीं है। ज़ैनब भी के लहजे में रंजीदगी ही नहीं बल्कि इससी हल्की सख्ती भी थी, लिहाजा वो चाहने के बावजूद कोई एहतजाज ना कर सका। सारा का निकाह सलार अफंदी के साथ इसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो चुका था और अब इस छोटे से फ्लैट में खूब रौनक लगी हुई थी। सलार के दोस्त इससे हंसी मजाक कर रहे थे जबकि इनकी बीवियां सारा को गुदगुदाने की कोशिश में मसरूफ थी, मगर इसका ध्यान तो बार बार भटक कर अपने गाँव जा रहा था। पता नहीं इसकी प्यारी माँ किस हाल में थी। गाँव से अचानक इसकी गुमशुदगी की खबर सुनकर इसके गैरतमंद भाइयों पर क्या बीती होगी। इसे तो ये भी पता नहीं था कि घर से रुखसती के वक्त भाभी ने जो शापर सलार को देने के लिए जबरदस्ती से थमाया, इसमें क्या था। कैसी अजीब बेबसी थी कि वो अपनी अजीज जान दोस्त कैफिया से बात करके इसे भी तमाम सूरत हाल से बाखबर नहीं कर सकती थी। सालार इनके घर चक्कर लगाकर आया था और अब अपने दोस्तों को बता रहा था कि सारा के भाई भूखे कुत्तों की तरह पागल होकर पूरे गांव में इसे तलाश कर रहे हैं। पुलिस लाइन में होने की वजह से लोग इस पर शक के बावजूद इस मुरदुल इल्जाम ठहराने में हिचकिचा रहे हैं। इसके दोस्त होटल से खाने का अरेंज करते हुए इसे मजीद एहतियात की तलकीन कर रहे थे और वो सर हिला रहा था। रात गए, कहीं रुखसत हुए तो सारा ने शुक्र का कलमा पड़ा। इतनी देर सब कुछ जानते बूझते खामोश रहना और सब्र के और बनाव सिंगार के साथ बैठना अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तभी सालार के दोस्तों और उनकी बीवी की रुखसत होते हुए एक झटके से उठी और बिन्नों से सेट की दुपट्टे को बेदर्दी से नोचते हुए सर से उतारकर मोटा सा गोला बनाते हुए कमरे में दाखिल होते सालार अफंदी पर दे मारा, तुमने मेरे साथ अपनी ताकत के बलबूते पर मकर फरेब से जो कुछ भी किया इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। अच्छी बात है, मैं माफ़ी मांग भी नहीं रहा तुमसे। वैसे भी अब कुछ क्या कहूँ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। चमकती जहीन आंखों में शरारत लिए मज़े से कहता वो पलट कर कमरा ला कर गया था। सारा ने इस लम्हे इसके सामने खुद को कतई बेबस महसूस किया। सलार, मैं कह देती हूँ अगर तुमने ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तुम्हारे हक में कतई अच्छा नहीं होगा। अच्छा मसलन क्या करोगी तुम अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत कर लूँगा तो? वो इसकी बेबसी से लुत्फ उठा रहा था और इधर सारा ना चाहते हुए भी इसके सामने कमज़ोर पड़ गई। मैं अपनी जान ले लूँगी और तुम्हारी भी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लो ले लो जान। खुमार छिलकाती निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ती हुई इसने अपने मजबूत हाथ का दबाव इसके कमर पर इसके कमज़ोर शानों पर बढ़ाया। तभी वो पचक कर रो पड़ी। तुम बहुत
बुरे हो, सलार बेहद बुरे हो, मगर काश मैं पहले जान सकती। खुदा के हर काम में मसलहत होती है, ये भी अब अच्छा हुआ कि तुम पहले कुछ नहीं जान सकी। बहरहाल जी हाँ, तो तुम मुकम्मल मेरे रहम करम पर हो। अगर अच्छे बच्चों की तरह तावन करोगी तो फ़ायदे में रहोगी, बसूरत दीगर तुम जानती हो कि मैं पुलिस वाला हूँ। वो जिस तावन की बात कर रहा था सारा के लिए वो मौत से बदतर था। यही वजह थी कि वो रात की मुकम्मल आंसू में डूब कर गुजरी, जबकि इसके बरक्स सलार बहुत पुरसकून अंदाज में मज़े की नींद सो रहा था। सुबह जिस वक्त इसकी आंख खुली वो शावर लेकर आईना हाथ में लिए अपने बाल सेट कर रहा था। सारा खफकी भरी एक भरपूर निगाह इस पर डालने के बाद रुख फेर गई। जाने रात भर रोते रोते सुबह फजर के अजान के करीब इसकी आंख को लगी थी। जिंदगी में पहली बार इसने खुद को अजहद लाचार बेबस महसूस किया था। सुबह सुबह बखैर सारा डियर, शादीशुदा एक नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। इस पर निगाह डालते हुए फिर भर चुका था जिससे साफ इसका मजाक उड़ा रहा हो। वो आंसू पी कर रह गई। शट अप, अभी तक रात वाली खफकी और गुस्सा बरकरार है। खैर कोई बात नहीं, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। अभी मेरे महकमे को मेरे इस कारनामे का पता नहीं, वरना पूरे 3 माह की छुट्टियां लेता और हर वक्त तुम्हारे सर पर सवार रहता। अभी तो मजबूरी है, गाँव जाना है, तब तक शावर लेकर रेस्ट करो, फिर घूमने फिरने चलेंगे। इसके एहसास से कतई बेनियाज वो यूं कह रहा था जैसे दोनों के बीच में बहुत दोस्ती हो। सारा इसके इरादे पर सर से लेकर पाँव तक सिल गई थी। तभी इसमें लानत भेजती हुई तुम्हारे साथ घूमने फिरने पर मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ तो मुझे कोई परवाह नहीं। आहिस्ता बोलो यार, मैं ऊंचा नहीं सुनता, और बुरी बात मिजाजी खुदा को ऐसे नहीं कहते। तुम्हें चाहिए कि अब जब मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलूँ तो तुम मुख्तलिफ आयात और दुआएं मेरे बेहफाजत वापसी के लिए पढ़कर फूंको। फिर मोहब्बत से मेरी पेशानी चूमो। कभी कभी सलार चुप हो जाओ, नहीं तो मैं कुछ उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। इससे पहले कि इसे बताने को वो मजीद कुछ कहता, वो फिर हलक के बल चिल्लाते हुए इस पर चढ़ दौड़ी। तभी वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ था। ठीक है, एक तो तुम हर बात में गुस्सा करती हो, लड़कियां तरसती हैं ऐसी मोहब्बत करने वाले शोहरों के लिए, और एक तुम हो के मेरी तो समझ में किस्मत ही फूट गई। वो बाज आने वाला नहीं था। सारा ने कतई लाचारी महसूस करते हुए अपना सर घुटनों में छुपा लिया। तभी वो एक मसरूर निगाह इस पर डालते हुए एक मीठी सी धुन लबों पर सजाता अपनी तैयारी मुकम्मल करके रूम से बाहर निकल गया, जबकि वो घुटनों में चेहरा छुपाए कितनी देर तक आंसू बहाती रही थी। बहुत मासूम थे हम भी। हमें अब तक याद आता है कि हम एक अजनबी को उम्र भर की तारीकियों राहों में सहारा जान बैठे थे, कि इसकी चांद चेहरे को हम अपने वक्त का रोशन सितारा मान बैठे थे। हमें मालूम ही कब था कि दश्ते जिंदगानी में सहारे छूट जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, नज़र जिन पर ठहरती है वो तारे टूट जाते हैं, खुद अपने रूठ जाते हैं। बहुत मासूम थे हम भी, हमें अब याद आता है। पिछले कई दिनों से ज़ैनब भी की तबीयत नासाज थी, मगर वो ग्रीन पैलेस जाने की बजाय बच्चों को अपने घर ही बुलवा लेती थी। सब सादा पाँव पाँव चलने लगा था। अजीम अपनी मसरूफियात के बावजूद ज़ैनब बी का ख्याल अंदर ही अंदर करता रहता। इस रोज़ जैसे ही बेहद मजबूर होकर इसने हुरैन को डांटा था। हुरैन, तुम्हें नज़र नहीं आता दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, और तुम जब देखो सामने वाले के घरों में घुसी रहती हो, उनके पास रहा करो, ख्याल रखा करो इनका। सॉरी पापा। छोटी सी मासूम सी बच्ची इसकी डांट पर फौरन सहम कर सर झुका गई। तभी वो भेज कर रुख फेर गया। इसी रोज रात में सर्दी की शिद्दत के बायस ज़ैनब की अचानक तबीयत खतरनाक हद तक बिगड़ गई। वो सिर्फ 3 रोज की छुट्टी पर घर आया था। अब इस बिगड़ती सूरत हाल में खासा परेशान होकर बौखला उठा। रात के 3 बजे थे जब वो घर और बच्चों को खुदा के सुपुर्द करके ज़ैनब बी को अस्पताल ले गया, जहाँ फौरी तौर पर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इनके हार्ट पर शदीद अटैक की शिकायत हुई थी, मगर बर वक्त ट्रीटमेंट के बायस इन्हें खतरे से निकाल लिया गया था। इनकी तरफ से किस कदर मुतमईन होने के बावजूद घर आया तो अंधेरे में डूबे घर को रोशनी में नहा पाया। अंदर हुरैन के कमरे में साद इसी दुशीदा की नरमा गोश में सुकून से सो रहा था, जिसका अपने घर में आने से नागवार गुजरता था। सुबह फजर के अजान होने में कुछ वक्त बाकी था, और वह भरपूर पुरसकून अंदाज में बेड पर बैठी साधु गोद में और हुरैन को बाजू के हल्के में लिए जाने इनसे कौन सी कहानियां सुना रही थी। वो बस एक लम्हे के लिए हुरैन के कमरे के दरवाजे पर रुका था और फिर पलट गया। मनजा की हालत के बाद पहली बार इस लड़की की अपने घर में मौजूदगी बुरी नहीं लगी थी। अगली सुबह शदीद थकन का शिकार होने के बावजूद वो अस्पताल में ज़ैनब बी के पास ही रहा था। इनके होश में आने की कोई देर बाद मजीद इनके पास बैठकर वो कपड़े तब्दील करने घर आया तो कैफिया इसके दोनों बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। वो जज्ब सब बेमकसद ही इससे उलझ पड़ा। एक्सक्यूज़ मी मिस, आप अपने घर जाकर रेस्ट कर सकती हैं, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को नाश्ता मैं खुद करवाऊंगा। कैफिया जो बच्चों को पराठा तल कर दे रही थी चौंक कर वापस पलटी। ओके, ये तो अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें ये तसल्ली दे कि अगर उनकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, उनका बाप तो है, जो मोहब्बतों के मामले में इतना जुनूनी है कि अपनी चीज़ पर किसी दूसरे का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर आधी रात के अंधेरे में अपनी कीमती मता को बिना किसी खतरे की परवाह किए बेचारों मददगार छोड़कर जा सकता है। मैंने लेक्चर सुनाने के लिए नहीं कहा आपको, मुझे शौक भी नहीं है आप जैसे अरे गहरे को बददिमाग शख्स को कुछ कहने की, मगर इतना ज़रूर कहूँगी अजीम साहब, मोहब्बत किसी तितली का नाम नहीं है जिसे आप मुट्ठी में दबाकर बैठे रहें। ये खुशबू है जिसे फैलने से कोई रोक नहीं सकता। आपके बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैंने किसी मुसीबत में गिरफ्तार देखकर बेनियाज नहीं रह सकती, समझे आप। इसके अपने अंदर आग लगी थी। अजीम सर ने गाँव से इसे देखता रहा और वो साफी से हाथ साफ करके धप धप करती इसके घर से बाहर निकल गई। घर में आजकल इसके रिश्ते की बात चल रही थी, जिसके बाद भाई
की मसरूफियात देखने से ताल्लुक़ रखती थी। कैफिया को इस सारे सिलसिले से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा वो अपने ही कामों में मसरूफ़ रहती। आजकल इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अज़ीम हैदर लगारी इसके असाब पर क्यों सवार हो गया था। सोते जागते उठते बैठते व नचाते हुए भी इस शख्स से मुतल्लिक़ सोचने पर मजबूर थी। अपने बिखरे बिखरे से हुलिये और लहजे के साथ वो इसे अच्छा लगने लगा था। यही वजह थी कि अना को दरमियान में लाए बगैर वो इसकी नापसंदीदगी के बावजूद इसकी गैर मौजूदगी में 2-3 बार इसके घर का चक्कर लगा चुकी थी। साथ इसे आंटी के बजाय ममा कहता था, जिस पर हुरमैन हंसती थी कि जबकि वो परेशान होकर इसकी तस्वीर कराते हुए इसे आनी कहने पर मजबूर करती। बच्चों का खोया एतमाद आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहा था और वो माँ की कमी इसकी ज़ात से पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि वो अज़ीम को तंग करने और चढ़ाने के लिए पहले से ज़्यादा बच्चों को अपने करीब की करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हो गई थी। साद अब अज़ीम से भी ज़्यादा इसके करीब आ गया था और अपनी इसी जीत पर बेहद मसरूर थी। गाँव में सारा की अचानक गुमशुदगी पर जैसे तूफ़ान बरपा हुआ था। वो इसे गोलियों से भून कर रख देते। थोड़ी-थोड़ी देर बाद जैसे ही इनका घर चक्कर लगता, वो फ़ाइज़ा बेगम और ज़हरा को कोई नई से नई बात सुनाकर चले जाते। शाम में इसके तीनों भाइयों का बस नहीं चल रहा था। वो कहीं से कुछ पहले सलार इनसे मिलने आया तो इनके सामने रो पड़ी। सलार पुत्र, ये लोग कहीं सारा तक पहुँच तो नहीं जाएँगे? नहीं फूफा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, सारा मज़बूत हाथों में है, आप इसकी कोई टेंशन ना लें। मैं आपको ये बताने आया था कि मैंने सारा से शादी कर ली है और अब इसके नाम के साथ मेरा नाम है और आपको ये सुनकर भी खुशी होगी कि मेरी प्रमोशन हो गई और अब आपका ये बेटा डीएसपी हो गया है। माशाल्लाह, अल्लाह उम्र लंबी करे। मैं जितनी दुआएं भी करूं तुम्हारे लिए जितनी दुआ करूं उतनी कम है। तुमने एक माँ के आंसू की लाज रखी है, वो कुल जहानों का मालिक तुम्हें इससे ज़्यादा नवाजेगा। इसकी इतला पर फ़ाइज़ा बेगम की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। इसी लम्हे ज़हरा चाय के साथ थोड़ी सी मिठाई ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ देखनी नसीब करें, आमीन। और बहुत शुक्रिया भाभी कि आपने मेरी इतनी मदद की। ख्वाह न खास्ता कभी ज़िंदगी में आप पर मुश्किल वक्त है तो इस भाई को आप जान निसारों में पाएंगी। मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सारा ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ठीक है और बखैर आफियत है। बस हम दोनों को अब तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है। वो तो मैं करती हूँ। इसके भाई इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। उन्हें अपनी जायदाद और साथ हल्के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने सारा को ढूंढने के लिए बहुत से बंदे मुख्तलिफ इलाकों में भिजवा छोड़े हैं। इनका इरादा है कि सारा के हाथ लगते से मार कर अपनी साख और ज़मीन दोनों बचा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, आप बेफिक्र हैं। मैं अब चलता हूँ, थोड़ी देर अम्मी के पास रुकूंगा, फिर घर जाऊँगा। आपने कोई पैगाम देना हो सारा को तो दे सकती हैं। पैगाम छोड़िए, कुछ चीज़ें बना रखी हैं मैंने इसके लिए, ये ले जाए। जल्दी से वापस पलट कर किचन से कुछ चर्स निकाल कर शापर में मुंतकिल करते हुए वो तेज से हाथ चला रही थी। सलार इनकी अनोखी मोहब्बत पर सरशार होता वहाँ से निकल आया। गाँव से वापसी में इसे अच्छी खासी शाम हो गई थी। कोई देर दफ्तर में रुककर जिस वक्त वो घर आया, सारा भूखी ही सो चुकी थी। वो कोई देर मोहब्बत पाश निगाहों से इसे देखता रहा, फिर बेड पर इसके करीब बैठकर जूते उतारने लगा। आहट की आवाज़ से सारा की आंख अचानक खुली थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। इसे आंखें खोलते देखकर वो फिर मुस्कुराया। सारा ने करवट बदलकर दोबारा पलकें मूंद दी। कमाल है, सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं। कंधे उचकाते ही जूते उतार कर उसके बराबर ही नीम दराज हो गया। तभी वो उठी थी। क्या मुसीबत है तुम्हें? भूख लग रही है यार, मुझे पता था तुमने कुछ करना नहीं, लिहाजा आते ही बाजार से खाना ले आया। अब उठकर प्लेट में निकाल तो दो, खुद ही निकाल लो, मुझे कोई भूख नहीं लगी, सोने दो मुझे। इसके लहजे में कोफत थी। सलार के लबों की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। सारा, तुम मुझे सख्ती पर मजबूर कर रही हो। मत भूलो कि मेरा ताल्लुक किस फील्ड से है। पता है मुझे जिस फील्ड से है। बार बार ना बावर कराया करो। डाकू लुटेरे भी खुद को और चोर अकरबाज भी खुद पकड़ते फिरते हैं, बेचारे बेगुनाह मासूम लोगों को। तुम लोगों के तो जैसे कोई कानून ही नहीं है ना। स्याह करो या सफ़ेद, कौन पूछने वाला है? वो बेजात होती थी। सलार इसके गुस्से पर भरे अंदाज को देखता रह गया। एक पुलिस वाले के मुंह पर इसके महकमे की बुराई कर रही हो, जेल जाने का इरादा है क्या? जेल में ही हूँ इस वक्त। जो तुमने किया है ये काम कोई सिविल बंदा करता तो अब तक इस बेचारे को अच्छी तरह धोकर 10-15 साल की सज़ा भी करवा चुके होते तुम लोग। तो मुझे तो उम्र कैद की सज़ा हुई है, वो भी मुशक्कत दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? वो हनूज इसे चढ़ाने के मूड में था और वो चिढ़ रही थी। तो किसने कहा था इस उम्र कैद की सज़ा लिए? मेरे बस चले तो तड़पा तड़पा कर मारूं तुम्हें। उफ, इतने खतरनाक अज़ाइम देखने में इतनी मासूम लगती हो और अंदर से कितनी कठोर हो। कोई देखे तो कभी यकीन ना करे कि जिस पुलिस वाले के नाम से बड़े बड़े खतरनाक कैदी मुंह छुपाते हैं, वो अपनी हिटलर महबूबा बीवी के सामने किस कदर बेबस है। मजलूमी से कहते हुए इसने सारा का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा तो वो मजीद दब गई। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ने के लिए नहीं था सलार, मैं कह रही हूँ मेरा दिमाग ख़राब मत करो, नहीं तो मैंने इस खिड़की से बाहर छलांग लगा देनी है। अच्छी बात है, सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। मरो तुम। इसे कंता संजीदा ना पाकर वो फिर मुंह बनाकर बैठ गई। तभी सालार इसके भी लुत्फ उठाते हुए खुद ही खाना प्लेटों में निकाल को खड़ा हो गया। ज़ैनब बी की तबीयत ठीक नहीं है, हरन रो रही थी। आज मैंने तुम्हें उठाया नहीं कि कल पूरी रात जागती रही थी तुम। जैसे ही इसकी आंख खुली, भाभी बेड पर इसके करीब आकर बैठ गई। वाट, लेकिन कल रात तो इनका बेटा खास मुतमईन दिखाई दे रहा था, अब कहाँ है हुरैन? वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। चली गई है अपने घर, तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कहा तुम सो रही हो, जब उठोगी तो उनकी तरफ आ जाओगी। नहीं भाभी, आपने उठा देना था मुझे, पता नहीं क्या हुआ है। ज़ैनब बी को जल्दी से अपनी सिल्की बाल क्लिप में मुकीद करते हुए बिस्तर से उतर आई थी। अभी पिछले हफ्ते इसके अजीम लगारी से ठीक ठाक तू मैं हुई थी। इसके बाद वो ग्रीन पैलेस की तरफ गई ही नहीं।
हुरैन से पता चलता था कि ज़ैनब भी अस्पताल से घर आ चुकी हैं, वो इस इत्तला पर अच्छी खासी मुतमईन हो गई थी। अब महज एक हफ्ते के बाद जबकि अजीम घर पर नहीं था, उन्हें क्या हो गया था। जल्दी जल्दी मुंह पर नीम गर्म पानी के 2-4 छपाके मार के वो सीधी ग्रीन पैलेस चली आई थी। हुरैन और साद दोनों के लिए खासे रफ्ते। साद को भी सर्दी लगी थी, जिसकी वजह से वो हल्के हल्के बुखार और फ्लू में मुब्तला हो रहा था, जबकि हुरैन को कुछ पता था कि वो कहाँ है। ज़ैनब भी अपने कमरे में बिस्तर पर औंधे मुँह पड़ी थी। कैफिया घबरा गई, भागकर अपने घर से भाई को फ़ोन करके बुलवाया और हुरैन और साद को भाई के पास छोड़कर भाभी के साथ खुद इन्हें लेकर अस्पताल गई, जहाँ पर इन पर अचानक फालिज के अटैक का इंकशाफ हो गया। एक बाद एक मुसीबत जैसे इनके घर का रास्ता देख लिया। इस्लाम में जहाँ ज़ैनब भी के उखड़ मिजाज बेटे पर बेहद गुस्सा आया, वो वहीं दिली दिल में खुद अपने आप को भी बेबास सुनाई, जो इस कठोर इंसान की बातों को दिल पर लेकर इनकी तरफ से यकसर लाताल्लुक हो गई थी कि इतनी अच्छी थी ज़ैनब भी इनके होने से जैसे पूरे इलाके में रोशनी फैली थी। अगर इनका बेटा कल से पैदल हो गया था तो इस तो होश से काम लेना चाहिए था, मगर अब क्या हो सकता था। जो जिद की इनकी किस्मत में लिखी थी वो तो उन्हें झेलना ही थी। फालिज के अचानक अटैक ने इनका पूरा दायां हिस्सा बेकार कर रख दिया था। ऐसे में बिस्तर से उठना तो दरकरार, वो अपनी मर्जी से करवट भी नहीं ले सकती थी। कैफिया ने उन्हें बहुत से बेबसी से रोते देखा था और उसका दिल जैसे कट कर रह गया। अजीम को इनकी तबीयत के बारे में खबर मिल गई थी, मगर फौरी छुट्टी मंजूर न होने के बायस वो जॉब पर ही 2 हरफ बेचकर सीधा घर चला आया। ज़ैनब बी के कमरे में कैफिया उन्हें सहारा देकर पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। वो नादिम नादिम से आगे बढ़ाया। अम्मी जवाब में ज़ैनब बी की बोलने की कोशिश किए बगैर रो पड़ी। वो लपक कर आगे बढ़ा, उनसे लिपट गया। अगले रोज़ कैफिया फजर की नमाज से फारिग होकर आई तो इसे मुसल्ले पर बैठा पाया। खुदा की बारगाह में मुकम्मल इंकिसारी सर झुकाए वो भरपूर खुशू के साथ इस बात पाक ज़ात से दुआएं मांग रहा था। वो इसे नज़रअंदाज करती ज़ैनब बी के कमरे की तरफ बढ़ आई। आज घर में इसकी मंगनी की तकरीब का इत्माम होना था, मगर इसके एहसास से बेहद सर थे, जैसे कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो। अजीम ने नमाज की अदायगी के बाद बच्चों को उठाया। पिछले कई रोज़ से हुरैन की पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। आज इसका इरादा से खुद स्कूल छोड़कर आने के साथ साथ इसकी प्रिंसिपल से मिलने का भी था। हुरैन के कमरे में साथ भी इसके साथ लेट कर सो रहा था, जबकि रात इसने भी बच्चों के साथ ही गुजारी थी। यह अलग बात थी कि थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे के बाद वो उठकर ज़ैनब बी को चेक करता रहा था। कैफिया बच्चों के नाश्ते की घर से किचन की तरफ आई तो वो भी साथ को गोद में उठाए इसकी तरफ आ गया। कैफी इसके हाथ पाट कर चूमते हुए पलटी थी। कुछ चाहिए आपको? नहीं। शर्मिंदा शर्मिंदा से अंदाज में इसके देखते हुए वो फ़ौरन रुख फेर लिया। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ मिस, कि आपके इस दर्जा खुलूस और अच्छाई के बावजूद मैं आपके बारे में गलत राय कायम करके आपको हर्ट करता रहा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ की खिदमत करके आपने जो एहसान मुझ पर किया है, मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया। ना आपकी एहसानमंदी से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं ज़ैनब बी की दिल से इज़्ज़त करती हूँ और उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ, इसलिए आपको गवारा या नागवार गुजरे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धड़कते दिल की परवाह किए बगैर इसने अंदर का गुस्सा निकाला। अजीम लगारी के लबों पर थकी थकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। चलें, ये भी अच्छी बात है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी सिले या मतलब के नेकी करते हैं। मैं मुनज़्ज़ा के बाद किसी सूरत अपनी महबूब माँ को खोना नहीं चाहता, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे कहे सुने को दरगुजर करके अपनी नेकी के लिए प्लीज़ इस तरह इनका ख्याल रखिएगा। इसके लहजे में अजीब सी टूट थी। कैफे ने फ़ौरन नज़रें उठाकर देखा। वो ज़ब्त की कई कड़ी मंजिलों से गुजरता जाने की खफिया न्यूनियों पर पर्दा डाल रहा था। क्या मतलब, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं आई हूँ, लेकिन जाना तो पड़ सकता है। वो मुबहम गुफ्तगू कर रहा था। कैफी काम के दौरान सारे दिन उलझी रही। शाम में जो ही इनके कमरे में घर मेहमान आना शुरू हुए, घर की रौनक। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।